अस्सलाम वालेकुम। फोर्सेस इंस्टीट्यूट बहावलपुर में आप सबको वेलकम करते हैं। ज़ूलॉजी एंड बायोलॉजी का सेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था बेटा, तो इसी के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। पहले 5 लेक्चर्स हमारे ओपन रहेंगे यूट्यूब के ऊपर, उसके बाद उन्हीं को लेक्चर्स मिलेंगे जो हमारे पास इनरोल्ड हो चुके हैं हमारे ज़ूलॉजी के सेशन के अंदर। तो आज लेक्चर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 2 था हमारा सेल, टिश्यू, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम लेवल्स के अंदर हमने मुख्तलिफ मूवमेंट्स को डिस्कस करना था बेटा, जिसमें मैंने आपको ऑस्मोसिस भी पढ़ा दिया था, फिल्ट्रेशन जो है वो भी पढ़ा दिया था। आज जो है आगे हमने नेक्स्ट कुछ मूवमेंट्स हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो उनको हमने डिस्कस करना है। आज जो बेटा हमारे पास है सबसे पहले है जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इससे पहले डिफ्यूजन हो गया था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हो गया था, ऑस्मोसिस भी हो गया था और फिल्ट्रेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो नाम से ज़हर हो रहा है बेटा, एक्टिव एक्टिव तब चीज होती है जब उसे एनर्जी की जरूरत होती है। ये भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज लाइक अ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर तो हम कहते हैं अगेंस्ट अ ग्रेडियंट नहीं होता, लेकिन ये कि वहां पे फैसिलिटेट जो है वो प्रोटीन्स कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है और ट्रांसपोर्ट करवाई जाती है, और ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये अगेंस्ट द आप कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट या अगेंस्ट द ग्रेडियंट जो है वो मूवमेंट होती है। अगेंस्ट द ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन जो है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, और जब लोअर से कोई चीज हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो उसके लिए हमें एनर्जी की लगानी पड़ती है, और जब एनर्जी इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये अगर इसकी एग्जांपल देखें तो इसमें जो बेस्ट है वो हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स लगी होती हैं वो काफ़ी हेल्प कर रही होती हैं मॉलिक्यूल्स को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से मूव करवाने में। ठीक है, तो कैरियर प्रोटीन्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है। और ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं बेटा ये क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स मूव विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। कि इन्हीं कैरियर प्रोटीन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी की मदद से मूव करते हैं, और ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब ये आगे मैं डायग्राम से भी आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं अगर ये मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रही हैं, ट्रांसपोर्ट सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब एक ही टाइप की अगर मॉलिक्यूल्स को मूव करवा रही हैं, ट्रांसपोर्ट करवा रही हैं, तो इसे कहते हैं यूनिपोल्टर। और अगर टू मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो उसे कहते हैं सेम पोल्टर। और अगर दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं एंटी पोर्टर्स। ठीक है, तो 3 टाइप्स हैं, यूनिपोल्टर, सेम पोल्टर और एंटी पोर्टर। जो यूनिपोल्टर है बेटा जिसमें सिंगल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है उनकी ट्रांसपोर्ट होती है। जब हमारे पास टू मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वो सेम पोल्टर्स होंगे। और जब हम कहते हैं दो मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होंगे तो उसे एंटी पोर्टर्स कहते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स से करते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल डायग्राम से दिखाना चाहूँ तो आपको फिर ये जो है चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, एक साइड पे देखें आउटसाइड द सेल जहाँ लिखा हुआ है राइट साइड पे, यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा है, और दूसरी साइड पे इनसाइड द सेल जहाँ साइटोप्लाज्म लिखा हुआ है वहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हैं, 3-4 नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी साइड पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता क्या है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाएंगे। अब ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे कम आपको नजर आ, जहाँ ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल लिखा हुआ है ये मूव, अच्छा यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ना, ये कैरियर्स प्रोटीन है। ठीक है, तो इन्हीं के अंदर जो है ना मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो कम जहां पर मॉलिक्यूल्स है वो वहां से आते हैं कैरियर प्रोटीन में, और कैरियर प्रोटीन से उसको फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड आउटसाइड द सेल भेजा जाता है जहां ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल की जाती है। एनर्जी को इस्तेमाल करके जहाँ पे कम मॉलिक्यूल्स हैं, आप देखें एक साइड पे कम है,
एक साइड पे ज्यादा है। इसको मैं अगर जूम ऑफ करूं तो फिर आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। अब देखें यहाँ पे तो आपको वाजे हो गया, एक साइड पे बहुत ज्यादा मालिक्यूल है, एक साइड पे कम है, तो कम से ये हाई की तरफ जाएंगे और ये जहाँ क्रॉस किसको करेंगे, कैरियर प्रोटीन्स को, और यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी। इसी चीज को तो हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको यहाँ पे ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये कैरियर प्रोटीन्स जो है ये काफी हेल्प कर रही होती हैं इस चीज के अंदर। उसके अलावा अगर एग्जांपल आ जाए जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल क्या है, आप किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो वो इसकी बेस्ट एग्जांपल है जी सोडियम पोटाशियम पंप। ठीक है, और ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है ये एक्टिवली पंप कर रहे होते हैं, किसके अंदर होते हैं, नर्व सेल्स में, ताकि जो नर्व इम्पल्सेस है उनको ट्रांसमिट किया जा सके। इनको आगे जाके हमने बड़े, क्योंकि ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर वैसे एफएससी और हायर लेवल में होता था, ये बहुत अहम टॉपिक है सोडियम पोटाशियम पंप। अभी सिर्फ माइंड में आपने ये रखना है कि सोडियम और पोटाशियम अगर हम इनसाइड द सेल देखें बच्चों, पहले यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम इन करूं तो यहाँ पे आप देखें, आपको चीज क्लियर हो गई होगी कि इनसाइड जो है पोटाशियम हाई होता है और सोडियम इनसाइड क्या होता है, लो होता है। तो सोडियम जो है ये लो से हाई की तरफ मतलब बाहर जाएगा, और जो हमारे पास पोटाशियम है वो बाहर से अंदर आएंगे, क्योंकि अपोजिट ग्रेडियंट करना है ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा हुआ है कि पोटाशियम इनसाइड, के पोटाशियम अंदर आएंगे और सोडियम बाहर जाएंगे, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना। ठीक है, और ये किस लिए ऐसा होता है, नर्व इम्पल्सेस जो है ना उनको ट्रांसमिट करने के लिए नर्व सेल्स के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। और दूसरी इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है जी कैल्शियम पंप। और ये जो कैल्शियम पंप है हमारे पास, वो क्या करते हैं, मेंटेन हाई कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल देन इनसाइड। या सिंपल मैं इसको अगर कहना चाहूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मजीद जूम करता हूँ तो आपको ब्रैकेट में चीज नजर आ रही होगी कि 100 टाइम लो इनसाइड, इनसाइड द सेल कैल्शियम जो है 100 ऑफ टाइम क्या होते हैं, लो होते हैं। तो फिर यहाँ से ये क्या करते हैं, आउटसाइड जाते हैं, जिस तरीके से हमने सोडियम की बात की है, सोडियम भी बाहर जाते हैं, कैल्शियम पंप जो है ये भी उसी तरीके से लाइक सोडियम, तो ये भी आप कह सकते हैं आउटसाइड द सेल जो है मूव करेंगे फ्रॉम इनसाइड, लोअर से हायर की तरफ। इसको कहते हैं हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है एंडोसाइटोसिस। 2 मिनट ब्रेक, बल्कि 1 मिनट सब्र कीजिएगा, मैं दोबारा इस चीज़ों की तरफ आता हूँ, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। अच्छा, अब तक तो बच्चों हम बात कर रहे थे स्मॉल मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स किस तरीके से मूव करते हैं। अब हम आते हैं बड़े मॉलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स की तरफ, कि ये लार्ज मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन किस तरीके से मूवमेंट शो करते हैं। तो बल्क मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें ये लार्ज मॉलिक्यूल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं, इन्वेलप हो जाते हैं, और वहाँ से फिर ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप की मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है बच्चों एंडोसाइटोसिस। दो हैं, एक एंडोसाइटोसिस है, एक एक्सोसाइटोसिस है। एंडो कहते हैं सेल के अंदर आना, साइट्रो कहते हैं सेल को, एंडो कहते हैं इनसाइड, कि सेल के अंदर आना किसी चीज के बड़े मॉलिक्यूल्स का। एक्सोसाइटोसिस कहते हैं सेल से बाहर जाना, आगे मैं बताता भी हूँ। एंडोसाइटोसिस बच्चों इनसाइड द सेल मॉलिक्यूल्स का आना, लार्ज मॉलिक्यूल्स का। तो ये 3 तरह से एक्सप्लेन करते हैं हम इसको। एक होती है पाइनोसाइटोसिस, एक होती है फैगोसाइटोसिस, एक होती है हमारे पास रिसेप्टर्स मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जो रिसेप्टर्स की मदद से होती है। इनमें सबसे पहली है बच्चों पाइनोसाइटोसिस। अच्छा, ये पियानो लिखा हुआ है, ये पाइनो है, PINO, पाइनोसाइटोसिस। पाइनो पाइनन से निकला है, जिसका मतलब होता है टू ड्रिंक। साइटो कहते हैं सेल को, और इसमें क्या होता है कि ड्रिंक करके सेल को क्या करना, सेल उसके अंदर
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर लेकर जाना। तो पाइनोसाइटोसिस मूवमेंट ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसकी क्या करना, स्मॉल ड्रॉपलेट्स की शक्ल में मूवमेंट करवाना, इसे कहते हैं पाइनोसाइटोसिस। और जो स्मॉल, ये जो हमारे पास सॉलिड है, ये क्या होता है, सॉरी लिक्विड होता है, ये लिक्विड की फॉर्म में मूवमेंट इसके अंदर होती है, ये डिजॉल्व हो जाता है इसमें। आगे मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ किस तरीके से होता है। ये हमारे पास एक्टिव साइटोसिस हो गई। अब इसमें अब देखें एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। पहली एंडोसाइटोसिस दिखाई गई है, ठीक है। इस एंडोसाइटोसिस में आप देखें तो इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर जो है, आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स जो है, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो क्या करता है, मूव कर जाता है अंदर की तरफ। ये मेम्ब्रेन के साथ इन्वेजिनेट होते हैं, अंदर आके लगते हैं, पाउच बनता है और उसके बाद ये सेल के अंदर चले जाते हैं। ये आगे मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ। दूसरी हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है बेटा। इसमें जो वेजिकल्स हैं वो आके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, वहां से फिर जो है वेजिकल से जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसको सेल से बाहर भेजा जाता है। ये हमारे पास एक्सोसाइटोसिस है। अच्छा, उसमें जो पाइनोसाइटोसिस में उसी तरीके से इन्वेजिनेशन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ वेजिकल्स की, और फिर जो है वो साइटोप्लाज्म के साथ अटैच होता है और वहां से जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर भेजा जाता है, और वो लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। वहां ऊपर मैंने सॉलिड शायद लिख दिया था, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में पाइनोसाइटोसिस। उसके बाद फैगोसाइटोसिस है। फैगो कहते हैं बेटा ईट, साइटो कहते हैं सेल को, मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। तो ये हमारे पास फैगोसाइटोसिस होती है। ये भी सेम उसी तरीके से है। वेजिकल जो है वो फ्यूज विद लाइसोसोम्स होते हैं, और वहाँ पे फाइगोलाइसोसोम्स जो हैं उनकी मदद से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेल के अंदर की तरफ जाते हैं। तो ये आपने डेफिनेशन आपको आइडिया होना चाहिए। आगे मैं इन चीज़ों को एक्सप्लेन बड़े अच्छे तरीके से करूंगा, और फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये हो गया फैगोसाइटोसिस, मतलब मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के, खा के, फैगो कहते हैं खाना। उसके बाद रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है बेटा कि स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स में, वो क्या करती हैं, रिकग्नाइज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसको रिकग्नाइज करती हैं, बेंड विद इट, उसके साथ बाइंड हो जाती हैं, और स्टिमुलेट द मेम्ब्रेन टू इंडेंट, तो उस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करती हैं, और वेजिकल जो है मूव टू साइटोप्लाज्म, तो वो जो वेजिकल्स है वो सेल के या साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, ठीक है। इसमें मोस्टली कोलेस्ट्रॉल मूव इन दिस वे। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो इसी तरीके से क्या करता है बच्चों, मूवमेंट करता है और सेल के अंदर जाता है। तो इसको कहते हैं रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, जिसमें एज ए जो प्रोटीन्स हैं वो एज ए रिसेप्टर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है, और रिकग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को, उसके साथ बाइंड होते हैं और उसको सेल के अंदर लेकर जाते हैं वेजिकल्स की फॉर्म में, कोलेस्ट्रॉल की मूवमेंट इन दिस वे। उसके बाद बच्चों एक्सोसाइटोसिस है। एक्सोसाइटोसिस क्या किसको कहते हैं, बेसिकली सेल से बाहर जाना। इसमें क्या होता है कि गाल्गी अपरेटस पैक प्रोटीन्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल प्रोड्यूस इनटू वेसिकल्स फॉर सेक्रीशन। तो इसमें गाल्गी अपरेटस जो है वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स इजाफी होते हैं उनको पैक करते हैं वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर, और उनको फिर सेल से बाहर भेज देते हैं। इसको कहा जाता है एक्सोसाइटोसिस, ठीक है। और उससे वही वेसिकल्स जो फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिलीज कंटेंट इनटू एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ऐड न्यू मटेरियल टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और न्यू मटेरियल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ऐड किया जाता है। वही बात है ना, सादा सा है, सिंपल सी है कि वो उसके साथ अटैच होते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरीके से एंडोसाइटोसिस होती है ना, वेसिकल्स अटैच होते हैं, इसमें वेसिकल्स अंदर से अटैच होते हैं और उसको जो इजाफी मटेरियल होता है उसको भेज देते हैं। यहाँ पे प्रोटीन एज ए रिसेप्टर्स जो है आप कह सकते हैं हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। तो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, जिसमें हमने ऑस्मोसिस, जिसमें हमने फिल्ट्रेशन, जिसमें हमने डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो गया बेटा, इसी तरीके से एंडो एक्सोसाइटोसिस, पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज की तरफ। और जो साइटोप्लाज्मिक नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। तो साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं उनको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज कहते हैं।
ये किस लिए हेल्प काफी फायदेमंद होती है, ये क्यों है बेटा सेल के अंदर। तो एक तो ये सेल के अंदर कंपार्टमेंट आप कह सकते हैं कंपार्टमेंट बनाने के लिए, जिसे हम कंपार्टमेंटलाइजेशन कहते हैं, कि कंपार्टमेंट के इस ऑर्गेनली का ये काम है, इस ऑर्गेनली का ये काम है। डिवीजन ऑफ लेबर इसी तरीके से सेम उसी के साथ मिलता जुलता, कि हर ऑर्गेनली ने अपना अपना काम करता है। इससे हमें ये पता चलता है कि हर पार्ट जो है, हर ऑर्गेनली अलग अलग है, हर एक जो है ना उसने अपना स्पेसिफिक काम करना है। इम्प्रूव सेल एफिशिएंसी, ये ऑर्गेनली सेल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में मदद करती हैं। इसके अलावा बेटा प्रोटेक्शन ऑफ सेल कंटेंट फ्रॉम हार्मोन हार्मफुल केमिकल्स, तो हार्मफुल केमिकल्स कुछ से जो है ये क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं सेल को। तो सेल को प्रोटेक्ट भी हार्मफुल केमिकल से कौन करवाता है, सेल ऑर्गेनलीज करवाती हैं। तो ये कुछ काम होते हैं, फंक्शंस होते हैं सेल ऑर्गेनलीज के। इसी में बेटा ऑर्गेनलीज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म के हम दो हिस्से बनाते हैं, एक साइटो मेम्ब्रेन सिस्टम जिसे एंडो मेम्ब्रेन कहते हैं, और दूसरा इसको तकसीम करते हैं साइटोसोल के अंदर। ठीक है, जो साइटो मेम्ब्रेन है, एंडो मेम्ब्रेन है, इसमें ऑर्गेनलीज आ जाती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी अपरेटस हो गया, ये किस में आ जाती हैं, साइटो मेम्ब्रेन या एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। साइटोसोल क्या है, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। तो साइटोसोल जो है ये सॉल्युबल पार्ट होता है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड पोर्शन इन विच ऑर्गेनलीज आर सस्पेंडेड। तो ये फ्लूइड पोर्शन है, सॉल्युबल पार्ट है, जिसमें ऑर्गेनलीज क्या होती हैं, सस्पेंडेड होती हैं। सर्टेन इसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि डिजॉल्व आप कह सकते हैं होते हैं इनके, तो खास तरह के डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं साइटोसोल के अंदर। आगे हम इनको पढ़ेंगे भी सही बेटा। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्लूइड पोर्शन है जिसमें ऑर्गेनली सस्पेंडेड होती हैं। जो साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उसमें आपको ऑर्गेनली जैसा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी अपरेटस, ये सारी चीजें मिल जाती होती हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनली है जी राइबोसोम। आपको पता है इसके सब यूनिट भी दो होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। राइबोसोम्स क्या हैं, प्रोटीन्स वर्क बेंचेस हैं, नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स हैं, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन फैक्ट्री किनको कहा जाता है, राइबोसोम्स को कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन्स जो बनते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। और ये जो राइबोसोम्स है बेटा किससे मिलकर बने होते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन। तो यूकैरियोट्स के अंदर ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कहते हैं। मतलब प्रोटीन है और राइबो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब आरएनए जिसको कहते हैं। तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स ये मिलकर राइबोसोम्स बनाते हैं। और ये प्रोटीन्स फैक्ट्री है जहाँ पे प्रोटीन्स बनाई जाती है बेटा। मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ठीक है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये क्या है बेटा, जो मेम्ब्रेन लेस होते हैं वो यू और प्रो दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यूक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक दोनों में आपको मिल जाएंगे। और ये इसके अलावा बेटा ये जो राइबोसोम्स हैं ये कहाँ मौजूद होते हैं, फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में आजादाना तौर पर आपको नजर आएंगे कि ये घूम फिर रहे हैं, या फिर क्या होता है अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होते हैं, अटैच होते हैं। तो दो फॉर्म्स में आपको मिलेंगे, या तो फ्रीली फ्लोटिंग होंगे या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच मिलते हैं जो आपके पास राइबोसोम्स हैं। उसके बाद बेटा ये जो राइबोसोम्स हैं इन ग्रुप्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए, इन राइबोसोम्स के कुछ ग्रुप्स हैं जो मैसेंजर आरएनए के साथ भी अटैच होते हैं। जब ये मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच होते हैं तो उसको हम कहते हैं पोलीसोम। ठीक है, अगर राइबोसोमल के साथ है तो वो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये जो राइबोसोम्स है इनके कुछ ग्रुप्स किसके साथ अटैच होते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ, उसके साथ अटैच होते हैं, तो इसे हम पोलीसोम कहा जाता है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं, ये इनका फंक्शन है, प्रोटीन्स बनाती हैं जो राइबोसोम्स हैं बेटा। ठीक है, तो इनके दो स्मॉल सब यूनिट्स होते हैं, वो आगे जाके हमने इनको मजीद भी पढ़ना है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड शीट्स, ट्यूब्यूल, सैक्स एक्सटेंड थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये नेटवर्क है आप इंटरकनेक्टेड या फ्लैटेंड, भी कहीं पे फ्लैट लिखा हो तो फ्लैटेंड शीट्स, ट्यूब्यूल्स या सैक्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म तक आप कह सकते हैं एक्सटेंड होता है। इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं बेटा। थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, अटैच टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ वन एट वन साइड एंड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू अदर साइड, मतलब इनकी एक साइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, मतलब जो न्यूक्लियस सेंटर में है उसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच है, और दूसरी साइड जो प्लाज्मा में, मतलब एक साइड इन्होंने पूरी कवर की होती है। ये जो थैलीनुमा ट्यूब्यूल्स हैं, शीट्स हैं, जिन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दे रहे हैं बेटा। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक साइड पे तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और दूसरी साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। अब ये जो हमारे पास है बेटा, एक हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखाया गया, थोड़ा सा मैं जूम ऑफ करूं। अब ये देखें, इसमें देखें एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक बेटा। जो रफ है इसमें आप देखें रेबोसोम्स लगे हुए हैं। तो ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ रेबोसोम्स अटैच होते हैं, ये जो आपको डॉट डॉट नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, ब्लैक ब्लैक, ये जो डॉट्स हैं ये ऐसे समझे रेबोसोम्स है। तो जिनके साथ रेबोसोम्स लगे होते हैं उन्हें कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके साथ आप नीचे देखें कोई आपको नजर नहीं आ रहा, इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहाँ पे रेबोसोम्स अटैच होंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहाँ पे कोई हम कहते हैं जो रेबोसोम्स अटैच नहीं है, तो उसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। फंक्शंस की बात करें बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो मटेरियल सर्कुलेशन थ्रू आउट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मटेरियल की जो आप कह सकते हैं थ्रू आउट साइटोप्लाज्म जो है सर्कुलेशन होती है, वो कौन करवा रहा होता है, आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा स्टोरेज यूनिट है फॉर इंजाइम्स, और रेबोसोम्स इनके साथ अटैच होते हैं। टाइप्स दो तरह की हैं जैसे मैं अभी बता रहा था, एक स्मूथ एसईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, ये लिपिड मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स में हेल्प करते हैं। लेकिन जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिनके साथ रेबोसोम अटैच है, सीधी सी बात है, जहाँ रेबोसोम अटैच है बेटा, तो उसका काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना। इसके अलावा डीसेचुरेशन ऑफ जर्नल ऑर्गेनेलिज, तो जर्नल ऑर्गेनेलिज को आप कह सकते हैं सोल्यूशन करना, या हमारे पास सेचुरेशन, सॉरी, डीसेचुरेशन करना भी ऑर्गेनेलिज को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। तो ये स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ये दो टाइप्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है जी गोल्जी अपरेटस, या जिनको हम गाल्जी बॉडीज भी कहते हैं। तो कैमिलियो गाल्जी साहब थे, इन्होंने 1898 में इन गाल्जी बॉडीज या गाल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। ये कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स हैं बेटा, जो कि एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो गाल्जी बॉडीज या गाल्जी अपरेटस इज अ कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेन्स जो कि एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिजियोलॉजिकली या फंक्शनली, ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्या होते हैं, एसोसिएट होती हैं। इन्हें हम गोल्जी बॉडीज या गोल्जी वेसिकल्स या सॉरी गोल्जी अपरेटस कहते हैं। फ्लैटेंड स्टॉक्स जो है इनका, उन्हें हम क्या कहते हैं, सिस्टर्नी कहते हैं या सिस्टर्नल पार्ट कहते हैं। तो इसमें फ्लैटेंड स्टॉक्स होती हैं, जो ये जो फ्लैट स्टॉक्स हैं, चीज़ें इकट्ठी होती हैं, उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं, ठीक है। और इनके फंक्शंस की बात करें बेटा, इनके तीन मेन काम हैं, सॉल्ट करना मॉलिक्यूल्स को, पैक करना और उसको एक्सपोर्ट करना। ये पहले भी मैं बता चुका था कि ये वेजिकल्स के साथ उसको अटैच होते हैं, उसको पैक करते हैं और सेल्स चीज़ को बैर, उस मॉलिक्यूल्स को बैर भेज देते हैं। तो ये सॉल्टिंग, पैकिंग एंड एक्सपोर्टिंग, ये मेन काम होता है उसका गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज का बेटा। इसमें होता क्या है कि जो रेबोसोम्स हैं जिनके ऊपर हम कह सकते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। तो ये क्योंकि रेबोसोम्स क्या है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स जो है बेटा ये क्या करती हैं, ये जो है ना पैकेज की फॉर्म में, एक सील पैकेज की फॉर्म में होती हैं, जो ट्रांसफर वेजिकल्स के साथ अटैच होते हैं। ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ पूरी बात कहना क्या चाह रहा हूँ, कि जो रेबोसोम्स हैं बेटा, ये खास प्रोटीन्स की मदद से आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जिसे हम क्या कर जो किस में हेल्प करते हैं, ट्रांसफर वेजिकल्स, ठीक है। तो वेजिकल्स को ट्रांसफर करने में ये मदद करते हैं रेबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और कंसंट्रेट आप कह सकते हैं, ये क्या करते हैं, कंसंट्रेट केमिकली जो गोल्जी कम्प्लेक्स, सॉरी इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। वो कहते हैं कि ये रेबोसोम्स जो हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं, वेजिकल्स को ट्रांसफर करते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा,
ये अटैच होता है गोल्जी कम्प्लेक्स के साथ। और ये जो गोल्जी कम्प्लेक्स है, ये तीर उल्टा दिखाया गया था ना, मैं इस तरीके से पढ़ रहा था, राइट साइड से देखना है। तो गोल्जी कम्प्लेक्स जो हैं वो कंसंट्रेट या केमिकली मॉडिफाइड होते हैं किस चीज के लिए, सॉल्टिंग के लिए। और ये सॉल्ट करते हैं जो मॉलिक्यूल्स आ रहे होते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, उसकी डेजिनेशन करते हैं, बैच डेजिनेशन। फिर वहां से जो उनको प्रोटीन्स की मदद से पैक किया जाता है। जब इसको हम पैक करते हैं तो उसे सेक्रेटरी वेजिकल्स कहते हैं। ये सेक्रेटरी वेजिकल्स जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब, वहां से एक्सोसाइटोसिस की मदद से जो है ना सेल से उनको बाहर भेज दिया जाता है। इसको मैं अभी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये नीचे अभी हम आ जाते हैं डायग्राम पे, उसी में ही मैं आपको चीजें समझा देता हूँ। अब ये है हमारे पास सिस्टर्नी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो यहीं पे आप देखें तो ट्रांसफर ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं, वहां से वेसिकल जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू, ये आ रहा है, ये जो नीचे वाला है ये क्या है, गोल्जी बॉडीज है, ये गोल्जी अपरेटस है। इसके साथ आता है, जैसे यहाँ पे आता है तो ये क्या करता है बेटा, इसकी ये जो कम्प्लेक्स है गोल्जी कम्प्लेक्स, ये उसकी सॉल्डिंग करता है, उसको पैक करता है, उसकी जो है ना पैक करके, जब इसको पैक करेगा तो इसको हम कहते हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स। यहाँ से जो निकलेगा ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होगा। ये सेक्रेटरी वेसिकल्स आके अटैच हो रहे हैं, थोड़ा सा जूम ऑफ करूं तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नीचे लिखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। जैसे ही यहाँ पे अटैच होते हैं तो यहाँ पे आप नीचे देखें एक्सोसाइटोसिस लिखा हुआ, तो एक्सोसाइटोसिस की मदद से ये जो हमारे पास आप कह सकते हैं वेसिकल्स हैं, ये इनको क्या किया जाता है, बाहर भेज दिया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, या जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो यही बात मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि ये जो है इस तरीके से प्रोसेस होता है। आई होप कि अब आपको क्लियर हो गई होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल जाएगा इस कम्प्लेक्स के साथ, वहां से फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स की फॉर्म में निकलेगा, वहां से उसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्सोसाइटोसिस की मदद से बॉडी से, उससे सेल से बाहर भेज दिया जाएगा। ठीक हो गया, आई होप कि अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम्स। लाइसो कहते हैं डिसॉल्विंग, और सोमा कहते हैं बॉडी को। तो लाइसोसोम मतलब बॉडी जो है उसको डिसॉल्व करना। ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज हैं, इनके अंदर खास तरह के इंजाइम्स होते हैं जिन्हें एसिड हाइड्रोलेज कहते हैं। डाइजेस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं बेटा। ये जो इंजाइम्स हैं जिन्हें हम एसिड हाइड्रोलेज कह रहे हैं, ये सिंथेसिस इनकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है, वहां से ये ट्रांसपोर्ट होते हैं गाल्जी अपरेटस में फॉर प्रोसेसिंग, और उधर से फिर सेक्रेटेड बाय गाल्जी अपरेटस। तो वहां से फिर ये गाल्जी अपरेटस जो है उनको सेक्रेट करते हैं, जिसे हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। फिर इसी तरीके से वहां से सेकेंडरी लाइसोसोम्स जो हैं वो तैयार होते हैं फ्यूज विद फैगोसोम्स। तो फैगोसोम जिसको खाना है, जिस मटेरियल को उन्हें बाहर करना है, उसके साथ ये सेकेंडरी लाइसोसोम जो है ना जाके अटैच होते हैं। ठीक है, ये आगे हमने बच्चों पढ़ना है, ये बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, ये नहीं है कि ये दो दो लाइनों में बताता जा रहा हूँ आपको, नहीं। इसमें आपने लाइसोस का मतलब यही है कि सेल को वो कर देना, तोड़ देना, डिजॉल्व कर देना। ठीक है, ये कहाँ से प्रोसेस चलता है कि एंजाइम्स जो है ना, ये एसिड हाइड्रोलेज जो है लाइसोसोम्स में, ये कहाँ से आता है, ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। गाल्जी अपरेटस जो पिछला पड़ा है ना, ये सारी चीजें अटैच हैं एक दूसरे से। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गाल्जी अपरेटस में प्रोसेस के लिए आता है, वहां से ये वेसिकल्स की फॉर्म में निकलता है, जिसे आप प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं, वो जाके अटैच होता है फैगोसोम्स के साथ, जिसे सेकेंडरी लाइसोसोम फिर कहते हैं। वहां से ये उसको क्या करता है, मतलब डिसॉल्व कर देता है, उसकी तोड़ फोड़ कर देता है, उससे जो अहम न्यूट्रिएंट्स है वो निकाल देता है। तो ये हमारे पास बेटा क्या कहलाता है, लाइसोसोम्स। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इंशाल्लाह हम बच्चों कल चीजें डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कहीं पे कोई गड़बड़ नज़र आ रही है बेटा, तो आप डिस्कशन ग्रुप पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर जवाब दे दूंगा। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 4 था, कल इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 होगा। उसके बाद जो है सिर्फ उन लोगों को हमारे लेक्चर्स मिलेंगे जो हमारे पास इनरोल्ड होंगे। ठीक है, तो ये पहले 5 लेक्चर्स यूट्यूब पे ओपनली अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, हमारे सेशन को फिर ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। 600 हमारे इस सेशन की फ़ी है पर मंथ, 4 महीने का हमारा सेशन है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।
और किसी किस्म का अगर सवाल होगा बच्चों तो वो फिर आप डिस्कशन ग्रुप में आके पूछ सकते हैं इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड।